नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है स्टडी कर रहे थे और स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग 6 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। तो आज 7वां पार्ट जो इसरो के लॉन्चर्स हैं या रॉकेट हैं जिनके थ्रू हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पेस में, आज उनके बारे में पढ़ना है। तो रॉकेट्स के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए स्टार्ट करने से पहले कि देखिए रॉकेट जो है उसमें कई स्टेजेस होती हैं और स्टेजेस होती हैं क्योंकि अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं उसमें। क्योंकि देखिए रॉकेट का काम क्या है, आप यहाँ से समझना शुरू करिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर रॉकेट की टेक्नोलॉजी और रॉकेट की वर्किंग समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्चुअल में रॉकेट का काम है सैटेलाइट को ऊपर ले जाना किसी ऑर्बिट तक, या तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा या हाई अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। तो जिस ऑर्बिट में ले जाएगा उसी अकॉर्डिंग उसकी ऊंचाई होगी जहां उसे ट्रैवल करना होगा, और अपनी ट्रैवल करने की जो दूरी होगी उस दूरी को तय करने के हिसाब से उसको जो है थ्रस्ट चाहिए होगा। थ्रस्ट मतलब ये कि नीचे से उसको उतनी ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर उठ के जाने के लिए, उतनी यात्रा करने के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा उसे दिक्कत होती है जब उसे एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट को क्रॉस करना होता है। मींस एक बार अगर स्पेस में कोई चीज़ पहुंच गई, तो स्पेस में तो आपको पता है वैक्यूम होता है, तो वहाँ ऐसे कोई अपोजिट फोर्सेस नहीं लग रहे होते हैं कि जिनकी वजह से उसे ट्रैवल करने में दिक्कत हो। लेकिन जब तक पृथ्वी के वातावरण के अंदर है तब तक उसे जो है क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। अब आप सोच के देखिए कि फोर्स की ज़रूरत उसे ज़्यादा इसलिए और होती है कि जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट का अपना वजन खुद का इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रॉकेट का अपना खुद का वजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे 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 सपोज करिए कि पहली ज़रूरत हमें सैटेलाइट को ऊपर ले जाना है। अब सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए हमें उसमें जो है प्रोपेलेंट्स डालने पड़ेंगे। प्रोपेलेंट्स का मतलब ये कि वो फ्यूल जो ऊपर ले जाने के लिए थ्रस्ट देगा। अब जब प्रोपेलेंट डालते हैं तो प्रोपेलेंट ही टन टन में डाला जाता है, मतलब कई हज़ार किलोग्राम में प्रोपेलेंट यूज़ किया जा रहा है। तो अब उसका वजन अपना रॉकेट का खुद का हो गया, तो वो सारा वजन लेके उसको ऊपर जाना है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें जो यूज होने वाले फ्यूल हैं और जो स्टेजेस हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो अब जब फ्यूल यूज़ करते हैं तो फ्यूल के लिए आप समझ लीजिए कि फ्यूल में 2 तरह के फ्यूल यूज़ होते हैं। अभी भारत जो है 2 ही तरह के फ्यूल्स यूज़ कर पा रहा है। एक तो लिक्विड प्रोपेलेंट होंगे, जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं उनको प्रोपेलेंट बोलते हैं। तो एक तो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ होगा, दूसरा सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होगा। सॉलिड प्रोपेलेंट पहले स्टेज में यूज किया जाता है, क्योंकि सॉलिड प्रोपेलेंट के बारे में एक बात जान लीजिए आप कि स्पेस में सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल होता है। एक बार आग लग गई तो बस फिर उसके बाद आप इसे रोक नहीं सकते किसी तरीके से। तो कोई ट्रेजिडी हो जाए सैटेलाइट के साथ में, आप सोचिए कि 200-200 करोड़ से ऊपर की लागत से रॉकेट बनते हैं, तो इसलिए ऊपर मतलब स्पेस में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। लेकिन थ्रस्ट तो हमें देना ही है, तो सॉलिड प्रोपेलेंट जो थ्रस्ट देता है उतना अच्छा थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं दे पाते। हालांकि अब लिक्विड प्रोपेलेंट इतने डेवलप हो गए हैं कि वो भी बहुत अच्छे से थ्रस्ट दे पाते हैं। तो रॉकेट की टेक्नोलॉजी में सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट, और उसके बाद एक चीज़ जो और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े तो क्रायोजेनिक इंजन, उसको भी जो है यूज़ किया गया। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है वो भी एक तरीके का मतलब आप कह सकते हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट से अलग एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो अलग तरीके की टेक्नोलॉजी में क्या है, क्रायोजेनिक इंजन में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है वो फ्यूल की तरह यूज़ करता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र की तरह। देखिए हर रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो आपको पता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए एक ऑक्सीडाइज़र तो चाहिए ही चाहिए। तो रॉकेट में एक फ्यूल होगा, ऑक्सीडाइज़र होगा, और इस फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र की मदद से जो है हम उसे थ्रस्ट देंगे। अब थ्रस्ट देने के लिए जिस लेवल पे जिस तरह का थ्रस्ट देना है उसी तरीके के स्टेजेस यूज किए जाते हैं। तो जब नीचे से पृथ्वी के वातावरण को क्रॉस कराना है तो हम लोग सॉलिड बूस्टर्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर पहुंचने के बाद जब क्रॉस कर जाएगा एस्केप वेलोसिटी मिलने के बाद, तब फिर उसे ज़्यादा थ्रस्ट नहीं देना है। तो यहाँ ये भी याद रखेंगे कि जैसे जैसे रॉकेट की स्टेज ऊपर बढ़ेगी
मीन्स रॉकेट जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे उसको थ्रस्ट जो है कम देना होता है, और जितना नीचे रहेगा उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, कितनी स्टेजेस यूज़ की गई हैं रॉकेट में, इस पर उसकी लंबाई भी डिपेंड करेगी, क्योंकि हर स्टेज की अपनी एक लंबाई है। और स्टेजेस क्या है, रॉकेट जैसे जैसे यात्रा अपनी समाप्त करता जाता है वैसे वैसे स्टेजेस जो है जल के अलग होती जाती हैं, और लास्ट में केवल जो है सैटेलाइट ही बचता है, और उसमें केवल इतना ही फ्यूल रह जाता है या सोलर पैनल वगैरह रह जाते हैं, जिसकी एनर्जी से हमें उसके साथ जो मैन्यूवरिंग करनी हो, मैन्यूवरिंग मतलब कि कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है अपनी ऑर्बिट में पहुंचने को लेकर, या ऑर्बिट में पहुंचने के बाद रिवॉल्यूशन के दौरान परिक्रमा करते समय उसको कुछ दिक्कत होती है, ऑर्बिट शिफ्ट करनी हो या चेंज करनी हो, स्पीड घटानी हो बढ़ानी हो, तो उतना केवल जो है मैन्यूवरिंग के लिए हम लोग उसमें रखते हैं, जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो हम लोग एक बार जो प्रोपेलेंट हैं उन प्रोपेलेंट के बारे में पहले देख लेते हैं कि प्रोपेलेंट आखिरकार कितने तरह के हैं। वैसे इंडिया में बेसिकली जो है लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किए जाते हैं, पर फिर भी बाकी दुनिया की और भी स्पेस एजेंसी जो हैं वो क्या क्या प्रोपेलेंट्स यूज़ कर रही हैं, और उन प्रोपेलेंट्स में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, तो इन पर एक केवल जो है एक मतलब सरसरी निगाह डाल लेते हैं, जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो देखिए, पहली बात तो कि सॉलिड मोटर जो है वो एज ए बूस्टर इस्तेमाल की जाती है लॉन्च व्हीकल्स में, और इसे स्पेस में यूज़ नहीं किया जाता, हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं होती है, और ये जब जल जाता है तो उसके बाद फिर अपने आप अलग हो जाता है। और इसकी खास बात ये कि एक बार अगर जलना शुरू हो गया तो आप इसे जो है दोबारा बंद नहीं कर सकते। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये कई सालों तक जो है मतलब लाइफ लॉन्ग काफ़ी टाइम तक टिका रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए जो है जो लंबी चीज़, लंबे समय तक कोई चीज़ आपको जो है प्रिजर्व करके रखनी, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे मिसाइल्स में, मिसाइल को बहुत तुरंत तुरंत लॉन्च तो करते नहीं किसी के ऊपर, तो संभाल के रखना होता है, तो उसमें जो है आप सॉलिड बूस्टर वगैरह यूज़ करेंगे तो ठीक है, क्योंकि मिसाइल भी देखिए रॉकेट के ही सिस्टम पे काम करती है। उसके बाद दूसरे जो प्रोपेलेंट्स हैं वो लिक्विड हैं। तो लिक्विड मोटर्स की अगर बात करें तो ये जो है रीस्टार्टेबल होती हैं, मीन्स बंद भी की जा सकती है और चालू भी की जा सकती है, और इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, मैन्यूवर भी कर सकते हैं। पर लिक्विड प्रोपेलेंट जो है उसे 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। 3 टाइप के लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं, मोनो प्रोपेलेंट, बाई प्रोपेलेंट और क्रायोजेनिक थ्रस्टर्स। तो मोनो प्रोपेलेंट्स में आप देखेंगे तो उसमें केवल जो है हाइड्राजीन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मोनो का मतलब एक होता है, आपको पता होगा केमिस्ट्री में, तो केवल जो है हाइड्राजीन का यूज किया जाता है। बाई प्रोपेलेंट्स जो हैं, तो बाई प्रोपेलेंट्स में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के रूप में फ्यूल जो है Rp1 होगा, और ऑक्सीडाइजर जो है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी। और जो क्रायोजेनिक सिस्टम है उसमें लिक्विफाइड गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। देखिए, क्रायोजेनिक का मतलब होता है सुपर कूल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो पाती हैं, और स्पेस में हम लोग जो है गैसियस फॉर्म में किसी प्रोपेलेंट को नहीं ले जा सकते, वो रिस्की रहता है ले जाना, तो इसलिए हमें उसे लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्ट करके ले जाना पड़ता है। तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सुपर कूल करना पड़ता है, और सुपर कूल करने के बाद उसको ले आते हैं। देखिए, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए बहुत लंबे समय तक एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रहा, और अभी भी वो चैलेंजिंग ही है, बहुत ज़्यादा मतलब उस पर रिसर्च अभी चल ही रहा है। इसमें देखिए, ये चैलेंजिंग क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। ये चैलेंजिंग इसलिए होती है कि सुपर कूल करते हैं जब हम, तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, और स्पेस में क्या है, स्पेस में जो फिजिबल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर टैंक का रहे। जो फ्यूल टैंक है उस फ्यूल टैंक का हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर अगर रहेगा तो ये फीजिबल सिचुएशन है रॉकेट के लिए। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में ठीक इसका उल्टा होता है, टेम्परेचर बहुत लो होगा और लो टेम्परेचर होने की वजह से प्रेशर बहुत हाई होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या, एक्सप्लोजन, बहुत भयानक एक्सप्लोजन होने के चांस रहते हैं अगर कहीं जरा सा भी लीकेज वगैरह हो जाए फ्यूल का। तो इसलिए जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है, जैसा कि भारत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रही है। स्टार्टिंग में रशिया ने जो है भारत को अपना क्रायोजेनिक इंजन, पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला था लेकिन जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि MTCR जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रसिया मेंबर है, तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था।
तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना करने की जगह उसने 7 क्रायोजेनिक इंजन दे दिए भारत को। भारत ने अपने आप से कुछ समय तक वो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किए। तो जब तक वो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किए तब तक अपने रॉकेट को नाम दे के रखा GSLV Mk1। जब उसी से हमने अपने खुद के जो है क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिए, तो हमने अपना पहला जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया वो CE 7.5 है, CE 7.5। तो ये CE 7.5 जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया अपने रॉकेट में, तो वहाँ से हमने अपने रॉकेट को नाम दे दिया GSLV Mk2। और फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन को हमने और आगे जो है बेहतर डेवलप किया, और इस समय हम लोग जो इंजन यूज़ करते हैं वो है CE 20। तो CE क्रायोजेनिक इंजन 20 इसको इस्तेमाल करते हैं। और जब से हमने इसको यूज़ करना शुरू किया अपने रॉकेट में, तो रॉकेट का नाम GSLV Mk3 दे दिया। दूसरा ये देखिए कि रॉकेट के बारे में एक चीज़ आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि रॉकेट की कैपेसिटी से सीधा मतलब इतना है कि कोई रॉकेट कितना वज़न अपने साथ कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो जैसे जैसे उसकी तकनीक में विकास होगा वैसे वैसे उसका ले जाने वाला वजन बढ़ता जाएगा। और ले जाना उसे कहीं नहीं ले जाना है, या तो उसे जो है 3 टाइप की ऑर्बिट्स में ही ले जाना है। तो जैसे जैसे उसकी तकनीक बढ़ती है तो हर टाइप के ऑर्बिट में ले जाने वाला उसके वजन की जो क्षमता होती है वो बढ़ती चली जाती है। बाकी कैसे वेरी करती है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे क्रायोजेनिक सिस्टम्स की, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आती है ये भी हमने आपको बता दिया है। और उसके बाद देखिए आप कि खास बात ये है इस तकनीक की, जो प्रोपेलेंट्स यूज़ करने के तकनीकों की बात हो रही है, कि मोनोप्रोपेलेंट और बाई प्रोपेलेंट और उसके बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इन तीनों में क्या है कि जैसे जैसे तकनीक के विकास के स्तर पर आगे बढ़ती हैं, तो मोनोप्रोपेलेंट में क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी उतनी नहीं है, मीन्स उतनी जटिल संरचना नहीं है, उतनी जटिल समस्या नहीं होगी आपको जो है उसे एनरोल कराने में रॉकेट के अंदर। लेकिन परफॉर्मेंस रिस्की है। पर जब बाई प्रोपेलेंट आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और क्रायोजेनिक इंजन में क्या है कि ये तो जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ईच स्टेप फ्रॉम मोनोप्रोपेलेंट टू बाई प्रोपेलेंट टू क्रायोजेनिक द थ्रस्टर कॉम्प्लेक्सिटी गोज अप। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी बट द परफॉर्मेंस ऑल्सो गोज अप, लेकिन परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। उसके बाद आप आगे देखिए कि जो कोल्ड गैस मोटर्स होती हैं, तो ये मतलब कि एक तरीके से स्प्रे पेंट की तरह यूज़ होता है। ये वाला फ्यूल जो क्रायोजेनिक इंजन वाला फ्यूल है, एक तरीके जैसे स्प्रे पेंट नहीं होता है, तो उस तरीके से फ्यूल बर्निंग होती है उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में आप जो है मैनेज कर सकते हो सैटेलाइट को। इसके बाद तीसरा टाइप आता है, वो चौथा टाइप है एक आयन इंजन्स। आयन इंजन्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाते रॉकेट सिस्टम में, इसलिए क्योंकि इसमें थ्रस्ट हमें उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है जितना हमें चाहिए। तो थ्रस्ट ना मिल पाने की वजह से हम आयन इंजन्स को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये होती है आयन इंजन्स की कि जैसे केमिकल इंजन्स जो है, केमिकल इंजन्स का मतलब ये हो गया कि जो सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपेलेंट डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है इंजन की, वो इंजन जो है ड्यूरेबिलिटी उनकी ज़्यादा नहीं होती है। मींस ड्यूरेबिलिटी जो है वो आयन इंजन्स की अपेक्षा कम होती है, जबकि आयन इंजन्स जो है वो लॉन्ग सस्टेनेबल होते हैं लेकिन उनमें थ्रस्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो है स्पेस एक्टिविटीज़ में उनका यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयन इंजन्स कैन रन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। द लेंथ ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल इंजन्स इज यूजुअली फ्रॉम सेकेंड्स टू डेज, मीन सेकेंड से कई दिनों तक जो है आप उसको रख सकते हैं। लेकिन लेंथ ऑफ यूज ऑफ आयन इंजन्स कैन बी एनीवेयर फ्रॉम डेज टू मंथ्स, मीन्स कई दिनों से लेकर के कई महीनों तक जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि आप जो केमिकल इंजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लंबे महीनों तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ कहने का ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे मिशन हमने भेज दिया और मिशन को पहुँचने में लगना है 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, चूँकि मिशन अब बहुत दूर दूर भेजने लगे हैं, तो अब 1 साल तक में जो है केमिकल इंजन तो काम नहीं कर पाएगा। या फिर आप जो इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट भरोगे कि इतना ज़्यादा वजन हो जाएगा तो उसको भेजने में ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर कभी आयन इंजन्स वगैरह का यूज किया जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा जब लंबी दूरी का कोई काम होगा तब कभी यूज़ करने का ये लोग देख सकते हैं। तो अब प्रोपेलेंट्स को आगे देखते हैं जो हम लोगों ने देखा है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट्स को देखिए। सॉलिड प्रोपेलेंट में क्या है, हमने आपको बताया कि प्रोपेलेंट में एक फ्यूल होगा, एक ऑक्सीडाइज़र होगा। तो ऑक्सीडाइज़र के तौर पे
सॉलिड केमिकल्स में यानी सॉलिड प्रोपेलेंट्स में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रामाइड, ये याद रखिए, कभी एग्जाम में इनका नाम वगैरह पूछा जा सकता है सीधा। तो ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रामाइड, अमोनियम परक्लोरेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो है ये ऑक्सीडाइजर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और फ्यूल की तरह जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं वो है RDX, HMX, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। इसके अलावा कुछ जो है प्लास्टिसाइजर्स या स्टेबलाइजर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, जो कि जो जलने की स्पीड है उस जलने की स्पीड को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, तो इन्हें बर्न रेट मॉडिफायर्स भी कहते हैं। तो उसके तौर पे आयरन ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसको आप स्क्रीन पॉज करके एक बार देख भी लीजिएगा गौर से। तो ऑक्सीडाइजर के तौर पे अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइनाइट्रामाइड, अमोनियम परक्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फ्यूल के तौर पे RDX, HMX, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। और प्लास्टिसाइजर, स्टेबलाइजर या बर्न रेट मॉडिफायर के तौर पर आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनको यूज किया जाता है। जहाँ लिक्विड प्रोपेलेंट की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए लिक्विड फ्यूल होगा, लिक्विड ऑक्सीजन होगी, मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। इसके अलावा जो है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को हाइड्राजीन के साथ मिक्स करके भी यूज किया जाता है, हाइड्राजीन या फिर MMH और UDMH। ये जो है ये फ्यूल्स के ही नाम है जो फ्यूल यूज होते हैं, बाकी इनके फुल फॉर्म भी हम लोग अभी लास्ट में देख लेंगे। उसके बाद हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स के अलावा गैसियस प्रोपेलेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गैसियस प्रोपेलेंट्स को हम लोग स्पेस में इस्तेमाल नहीं करते। हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स में क्या है, लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो है मिक्स यूज़ कर लेंगे। तो इन्हीं जो हाइब्रिड प्रोपेलेंट हैं इन्हीं में जेल प्रोपेलेंट्स भी शामिल होते हैं। तो जेल प्रोपेलेंट्स के बारे में आप ये बात समझ लीजिए कि इनमें जो है लो वेपर प्रेशर होता है, तो इसलिए इन्हें हमने आपको बोला कि स्पेस में लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होता है टैंक के लिए, तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेस एक्टिविटी में। और इससे जो है एक्सप्लोजन का रिस्क कम हो जाता है, जबकि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में उल्टा रहता है, वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और जेल प्रोपेलेंट जो होते हैं ये सॉलिड प्रोपेलेंट की तरह बिहेवियर करते हैं स्टोरेज में, और लिक्विड प्रोपेलेंट की तरह यूज करते हैं और लिक्विड प्रोपेलेंट की तरह बिहेव करते हैं यूज़ में, लेकिन खुद होते ना सॉलिड है ना लिक्विड, होते जेल हैं। मीन्स अगर आप यूज़ करोगे तो लिक्विड प्रोपेलेंट की तरह काम करेंगे चूँकि लो वेपर प्रेशर है, और अगर स्टोरेज रखोगे आप इसका तो फिर सॉलिड प्रोपेलेंट की तरह है। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि ड्यूरेशन रखने की लंबी होगी और यूज करते समय लो वेपर प्रेशर रहता है, तो ये स्पेस के लिए अच्छा है। उसके बाद चौथे टाइप के प्रोपेलेंट होते हैं इनर्ट प्रोपेलेंट। तो इनर्ट प्रोपेलेंट्स में एक तो आयन थ्रस्टर, आयन इंजन की बात हम लोग कर चुके हैं, या फिर थर्मल रॉकेट्स हैं। और पांचवा है न्यूक्लियर प्लाज्मा। तो न्यूक्लियर प्लाज्मा में क्या है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के थ्रू जो है एनर्जी दी जाती है रॉकेट को, सैटेलाइट को जहाँ तक पहुँचाना है उसके लिए। हालांकि इसको अभी जो है भारत तो इसे यूज करने से काफ़ी दूर है, नासा जो है इस पर कई रिसर्च वगैरह चल रही है, बाकी यूज भी किया है उन्होंने इसको। ये लिखा भी है इन प्रोजेक्ट ओरियन एंड अदर न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्सन प्रपोजल्स द प्रोपेलेंट वुड बी प्लाज्मा डेब्रिस फ्रॉम ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। मीन्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के थ्रू जो है प्रोपेल किया जाएगा सैटेलाइट को। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अपने लॉन्चर्स की। देखिए हम लोग जो है रॉकेट्स के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। तो भारत के पास इस समय जो है 3 रॉकेट जो हैं ऑपरेशनल हैं। एक है PSLV, एक GSLV, एक LVM-3 या GSLV MK3 बोलते हैं उसको। हमने आपको बता दिया है 1, 2, 3 में क्या अंतर है। जो MK1 था उसमें हम लोग जो है हम लोग को रसिया से जो मिले थे उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम था KVD-1। KVD-1 जब तक हम लोगों ने यूज किया तब तक जो है MK1 रॉकेट का नाम रहा। जब CE-7.5 हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया तो नाम MK2 हो गया। और उसके बाद जब हमने CE-20 इंजन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तब हमारा नाम जो है MK3 रख लिया हमने। और सबकी कैपेसिटी अपनी अलग अलग है, अभी आगे सब सारा समझ में आ जाएगा, देखते जाइए। तो PSLV जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब रॉकेट्स का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग। तो PSLV में आप देखिए कि इसके जो है 4 वर्जन है। एक पहला CA बोलते हैं। CA का मतलब होता है कोर एलोन वर्जन। उसमें कोई भी बूस्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब कोई बूस्टर अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो PSLV CA हो गया। उसके बाद दूसरा वर्जन है PSLV DL। देखिए ये DL और जो QL है इनकी फुल फॉर्म जो है कहीं मिल नहीं रही। काफ़ी ज़्यादा देखने समझने की कोशिश की, हालांकि ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड 2 टर्म मिले, लेकिन उनका यूज़ जो है मतलब पर्टिकुलर रॉकेट में वैसे तो नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही आप याद करने के तौर पे मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसको आप जो है लॉजिकल मत समझ लीजिएगा। ऐसे D को आप डाई समझ लीजिए, तो डाई का मतलब जो है 2 हो जाता है ना। तो 2 बूस्टर जब यूज होंगे तो PSLV DL
कोर एलोन वर्जन में एक भी बूस्टर यूज नहीं होगा। क्यू में क्वार्टर होता है, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, तो अगर 4 बूस्टर यूज होते हैं तो PSLV QL और PSLV XL जो है उसमें 6 बूस्टर यूज किए जाते हैं। तो बिना बूस्टर का भी PSLV होता है, 2 बूस्टर का भी PSLV है, 4 बूस्टर का भी है, 6 बूस्टर का भी है। तो सबका जो है अपने अपने बूस्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम है। जो बिना बूस्टर का वो कोर एलोन, जिसमें 2 बूस्टर लगे हुए हैं वो DL, जिसमें 4 बूस्टर लगे हैं वो QL और जिसमें 6 बूस्टर लगे हैं वो XL। और इसके बाद इसकी खास बात ये है कि देखिए नाम इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लेकिन ये सैटेलाइट को पहुंचा कहीं भी, कोई भी रॉकेट कहीं भी पहुंचा देगा। वजन घटा बढ़ा दीजिए आप तो कहीं तक भी उड़ जाने की उसकी कैपेसिटी तो रहेगी, कहीं तक भी, मतलब जहाँ तक उसका फ्यूल काम करता रहेगा। तो ये तीनों टाइप के जो पेलोड्स होते हैं, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कोई पेलोड होगा तो उसे भी पहुँचा देगा, जियो स्टेशनरी पेलोड होगा या फिर नेविगेशन का कोई पेलोड होगा तो उसको भी पहुँचा देगा। और इसको जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की संज्ञा दी जाती है। और ये वर्क हॉर्स ऑफ इसरो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स मींस लोअर अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सीरीज़ को इतना ज़्यादा लॉन्च किया है, मतलब इतने सैटेलाइट भेजे हैं कि इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की संज्ञा दे दी गई। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बहुत सारे भेजे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए कि GSLV जो है उसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है जो 2 टन तक के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ले जा सकता है। और GSLV आप देखिए कोई, हमने आपको कहा कोई भी रॉकेट किसी भी ऑर्बिट तक किसी सैटेलाइट को ले जा सकता है, लेकिन GSLV जो है स्पेशली जो है वो बनाया गया है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के लिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक ले जा सके। उसके बाद ये LBM-3 जो GSLV MK3 है उसे ही LBM-3 भी बोलते हैं। और ये जो है कम्प्लीटली, अब इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रॉकेट हैं PSLV GSLV के दोनों वर्जन ये जो है टोटली इंडिजनाइज्ड हैं, मतलब भारतीय तकनीक से ही पूरी तरीके से विकसित किए गए हैं। जबकि GSLV MK1 में जो है रशिया का दिया हुआ क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद SSLV के बारे में और देख लीजिए आपकी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हालांकि अभी जो है डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन इसका काम यही है जो मिनी सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट है, नैनो सैटेलाइट है, तो इनको ऑन डिमांड जो है लॉन्च करने का काम है। और ये भी टोटली जो है कम्प्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड करते, मीन्स इस समय भारत के पास जितने भी रॉकेट हैं वो टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से ही डेवलप्ड हैं। उसके बाद आप आगे देखिएगा कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो है सैटेलाइट को डिज़ाइन और डेवलपमेंट मींस जो सैटेलाइट का डिज़ाइन और डेवलपमेंट है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है ये प्रोपेलेंट्स के ऊपर काम करता है या फिर क्रायोजेनिक इंजन वगैरह बनाने का काम भी यही करता है, क्योंकि प्रोपेलेंट्स के ऊपर मींस इंजन वगैरह में तो देखिए जो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करने वाला इंजन है वो हमारा विकास है, और जो क्रायोजेनिक इंजन है एक किसी वीडियो में जो है मैं गलती से ये बोल गया हूँ कि विकास, क्रायोजेनिक इंजन का नाम विकास है, तो क्रायोजेनिक इंजन का नाम विकास नहीं है, याद रखिएगा। जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल करता है मींस जो लिक्विड मोटर है वो मोटर उस इंजन का नाम विकास है, जबकि क्रायोजेनिक इंजन का अभी नाम हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। क्रायोजेनिक इंजन जो है CE 7.5 अपनी क्षमता के हिसाब से CE 20 ऐसे 2 क्रायोजेनिक इंजन है हमारे पास। तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है ये काम करता है क्रायोजेनिक सिस्टम बनाने के लिए या फिर जो भी विकास इंजन बनाने के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट्स इससे रिलेटेड वर्क करता है। तो इसकी 2 यूनिट है, एक बलियामाला में है बेंगलुरु के पास है, एक महेंद्रगिरी में। ठीक, अब उसके बाद में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं। तो ये 3 फैसिलिटी जो है रॉकेट्स के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जो हमारे पास यूज में इस समय है तो वो आप देख ही लिए होंगे, PSLV GSLV LBM-3 और साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स का हमारा बड़ा लंबा इतिहास रहा है। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो है 1963 में पहला जो है साउंडिंग रॉकेट, पहले 2 साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया हम लोगों ने। तो दोनों हम लोगों ने मंगाए थे, एक फ्रांस से मंगाया था, एक रशिया से मंगाया था। फिर उसके बाद हमने अपने खुद के जो है रॉकेट्स मतलब साउंडिंग रॉकेट्स बना के लॉन्च करना स्टार्ट किया। तो हमारा जो पहला साउंडिंग रॉकेट था वो SLV था, SLV-3, जिसे हम लोगों ने 1979 में जो है लॉन्च किया। और रोहिणी सीरीज़ जो है पहला सैटेलाइट था जो हमने अपने खुद के बनाए रॉकेट से लॉन्च की। 1980 में उसकी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी। 1979 में जो फ्लाइट की थी वो जो है थोड़ी सी पार्शियली सक्सेस कहते हैं, फेल होने को पार्शियली सक्सेस होना कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और जो अंडर डेवलपमेंट है तो ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, इसे गगनयान मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। ये गगनयान मिशन में लॉन्च किया जाएगा।
और SSLV के बारे में अभी हम लोग ऊपर बात कर ही चुके हैं, ये भी डेवलप है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। देखिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। इसका क्या है कि जैसे जैसे हम लोग देखिए डेवलप करते जा रहे हैं वैसे वैसे रॉकेट की स्टेजेस घट रही हैं। जैसे ASLV जो है हमारा वो 5 स्टेज का रॉकेट था, फिर PSLV 4 स्टेज का है, GSLV जो है वो 3 स्टेजेस के हैं। अब ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है ये सिर्फ 2 स्टेज का ही है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये लेके जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद जो है सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ के और फिर वापस आके, जैसे प्लेन उतर जाता है ना रनवे पे दौड़ दौड़ के लैंडिंग करता है, तो वैसे ही ये वापस फिर से आकर के लैंडिंग भी कर लेगा प्लेन की तरह ही। तो ये भी अभी जो है अंडर डेवलपमेंट है। इसके कुछ 2016 में इसको कुछ टेस्ट वगैरह किए गए हैं इसके ऊपर। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ अप्लाई की गई हैं वो थोड़ी अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में आगे, जैसे अभी विकास इंजन हो गया, क्रायोजेनिक इंजन हो गया, तो वैसे ही स्क्रैमजेट इंजन है। इसकी खास बात ये है देखिए कि जैसे अभी इंजन की आप बात करो, हमने कहा कि फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइज़र इस्तेमाल होता है, तो अभी तक क्रायोजेनिक इंजन तक की जो भी टेक्नोलॉजी है, तो जो जब भी हम कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन क्या करेगा, इसमें ऑक्सीडाइजर नहीं देना पड़ेगा, ये एयर से ही ऑक्सीजन को लेकर के उसे ऑक्सीडाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर लेगा। ये टेक्नोलॉजी है स्क्रैमजेट इंजन की, तो इस पर अभी जो है काम चल रहा है, ये भी अंडर डेवलपमेंट है। बाकी हमारे 2 रॉकेट लॉन्चर हैं, SLV-3 और ASLV, जो रिटायर हो चुके हैं। और SLV-3 का हम आपको बता दें 1979 में पहली फ्लाइट थी, 1983 में रिटायर हो गया। ASLV जो है ये 1987 में इसकी पहली फ़्लाइट हुई और 1994 में रिटायर हो गया। तो ज़्यादा समय तक ये लोग नहीं रहे। 1994 से हम लोग PSLV पे काम करना शुरू कर दिया, फिर हम लोग धीरे धीरे करके जो है PSLV के अलग अलग वर्जन को डेवलप करते चले आए। इवन आप ये समझ लीजिए चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे बड़े मिशन भी हम लोगों ने PSLV से ही लॉन्च कर दिए हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर रॉकेट्स की, आकर के देख लीजिए आप। तो PSLV रॉकेट जो है ये तीसरे जनरेशन का, देखिए पहली जनरेशन SLV हो गई, दूसरी ASLV हो गई और तीसरी जनरेशन का हो गया कौन, PSLV। तो ये तीसरी जनरेशन का रॉकेट है और ये पहला रॉकेट है भारत का लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेजेस का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये कि पहले SLV और ASLV दोनों में लिक्विड स्टेजेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो टोटली सॉलिड स्टेजेस पर ही डिपेंडेबल थे। उसके बाद आप देखिए कि 1994 में इसको पहली बार सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसने इंडियन और फॉरेन दोनों तरीके के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। चंद्रयान 1 को 2008 में इसी ने लॉन्च किया, 2013 में मॉम मिशन को इसने लॉन्च किया और इसकी जो 50वीं सक्सेसफुल फ्लाइट थी वो थी PSLV C-48 रॉकेट के थ्रू। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, 50वां रॉकेट कभी जो है छोटे मोटे एग्जाम में हो सकता है, आपसे पूछ पाँच भी ले। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की संज्ञा मिली हुई है क्योंकि इसने लो अर्थ ऑर्बिट में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की एक सीरीज को पूरा अपलोड कर, मतलब सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ऑर्बिट तक पहुंचाया है, तो इसलिए इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो की संज्ञा भी दी जाती है। ये जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक भी सैटेलाइट लेकर के चला जाता है। जैसे IRNSS कॉन्स्टेलेशन जो नेविगेशनल सैटेलाइट है हमारा गगन और नाभिक, इसके जो भी 9 सैटेलाइट हैं जिनमें से 8 ऑपरेशनल हैं, तो वो सारे सैटेलाइट जो है PSLV ही लेकर के गया है। उसके बाद आप देखेंगे और वो सारे सैटेलाइट देखिए जियो सिंक्रोनस में है। हमने पहले भी कई पिछले वीडियोस में इस बात को बोला है कि नेविगेशन के लिए जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, लेकिन भारत का जो नाभिक या गगन है तो ये नाभिक या गगन पूरा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ही है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 6 सैटेलाइट जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते चले ही आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि PSLV में जो है कई सारे पेलोड एक साथ ले जाए जा सकते हैं। पेलोड और देखिए सैटेलाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझाते हैं। ये पेलोड और सैटेलाइट का चक्कर क्या है। सैटेलाइट जो है टोटल कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि एक हिस्सा जैसे आप समझिए ट्रक और ट्रक में सामान लाद दिया, तो ऐसे ही एक ट्रक और ट्रक में सामान, तो ट्रक में जो सामान है वो पेलोड है। मीन्स जो सैटेलाइट जो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो पेलोड में आते हैं और जो जिस पे लोड किए जाते हैं तो उसको जो है कहते हैं बस बोलते हैं उसको। तो बस पे जो इक्विपमेंट्स लाद दिए जाते हैं, तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनका वजन जो टोटल होता है उसको पेलोड बोलते हैं। तो PSLV जो है वो कई सारे पेलोड्स को एक साथ ले जा सकता है और इसीलिए इसमें मल्टी पेलोड भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि एक साथ कई सैटेलाइट्स को ले जा करके
और एक साथ कई ऑर्बिट में जो है शिफ्ट मीन्स जैसे अलग अलग और एक ही बार में अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। उसके बाद बूस्टर्स के बारे में हम लोग इसके बात कर चुके हैं। कोर एलोन वर्जन में इस्तेमाल नहीं होता कोई बूस्टर, ये हम आपको पहले भी बोल चुके हैं। अब इसके बाद देख लीजिए आप इसके स्टेजेस कितने हैं। तो हमने आपको बताया ये 4 स्टेज है। 4 स्टेज में देखिए इसकी पहली स्टेज में जो है S139 सॉलिड रॉकेट मोटर इस्तेमाल होती है, जिसमें 6 बूस्टर लगे होते हैं। ये एक्सेल वर्जन की बात है। और ये S139 का मतलब आप समझ लीजिएगा 139 टन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है उस बूस्टर में, तो इसलिए ये S139 बोल रहे हैं इसको। तो पहली स्टेज में जो है बूस्टर होंगे। दूसरी स्टेज में जो है लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो विकास इंजन के नाम से जाना जाता है, और ये डेवलप किया जाता है वही लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जो कि बलियामाला और महेंद्रगिरी में है। इन दोनों यूनिट्स के द्वारा डेवलप किया जाता है विकास इंजन को। तो दूसरी स्टेज में इसमें विकास इंजन लगा हुआ रहता है। और उसके बाद तीसरी स्टेज में आप देखेंगे इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर लगी रहती है, जो इसे एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट देती है। और उसके बाद चौथे स्टेज में जो है इसमें फिर से 2 लिक्विड इंजन लगे रहते हैं, 2 विकास इंजन जो है लगे रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, पहली स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। तो ये जो है सिंपल है याद रखना। कभी कभी स्टेजेस को लेकर भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी सॉलिड और कितनी लिक्विड स्टेजेस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक जो है ये 1425 किलोग्राम के सैटेलाइट को, 1425 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है, जबकि इसका खुद का वजन देखिए बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1425 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक ले जा सकता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट शामिल है, तो किसी को कोई वहम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है, तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ये 1750 किलोग्राम, देखिए ऊंचाई घटी तो वजन बढ़ गया, 1750 किलोग्राम, 1750 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये ले जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने दूसरे रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 पर। ये अब समझिए 3rd SLV फर्स्ट जनरेशन, ASLV सेकंड जनरेशन, PSLV थर्ड जनरेशन और GSLV हो गया 4th जनरेशन। तो ये 4th जनरेशन का रॉकेट है और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से जो लास्ट स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है। उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है दोनों में ही। देखिए MK2 में भी MK3 में भी जो 3rd स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक इंजन की ही स्टेज होती है। तो और इसको स्पेशली हम लोगों ने जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए मीन्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के लिए जो है डेवलप किया है। और पहले हम लोग इसमें जो है रशिया का इंजन यूज करते थे, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अब जो 2014 में हम लोगों ने जो है इंडिजिनसली डेवलप्ड मीन्स स्वदेशी रूप से विकसित पूरी तरीके से क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया। तो 2014 में पहली बार जो है हम लोगों ने GSLV D5 के जो है उस लॉन्चर का नाम था, उसके साथ हम लोग जो है अपना खुद का बनाया इंजन इस्तेमाल करने लगे। ये 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जिसकी 3 स्टेज हैं। GSLV 2 में ये याद रखिएगा इसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन्स मोटर इस्तेमाल की जाती हैं, 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि MK3 जो है उसमें क्या है कि 2 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन मोटर्स होती हैं और 2 सॉलिड बूस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और तीसरी स्टेज हम आपको बता ही चुके हैं। इंजन इसमें CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। टोटल लॉन्च जो है ये अभी तक 15 कर चुका है। देखिए हाँ, PSLV के बारे में ये चीज़ बोलना भूल गए कि शायद 43 जो है अभी तक टोटल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है वो, और ये जो है 15 टोटल सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है GSLV MK2। लास्ट सैटेलाइट जो इसने लॉन्च किया उसका नाम था NVS-01। इसकी भी देख लिए तीनों स्टेजेस में क्या, पहले स्टेज में आप देखेंगे तो 138 टन का जो है सॉलिड रॉकेट मोटर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सॉलिड रॉकेट मोटर 138 टन का और 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन्स पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या है, दूसरे स्टेज में भाई लिक्विड इंजन, विकास इंजन। भाई स्पेस में जब पहुँचे, देखिए PSLV में केवल जो है थोड़ा सा ये चीज़ आपको अटपटी लगेगी कि तीसरी स्टेज जो है वो सॉलिड होती है। बाकी किसी भी जो उसके बाद रॉकेट है उसमें जो है फिर पहली स्टेज में ही जो सॉलिड इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद फिर किसी स्टेज में कोई सॉलिड इस्तेमाल नहीं करते। तो दूसरी स्टेज में यहाँ आप देखेंगे लिक्विड वही विकास इंजन इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद तीसरी स्टेज जो है क्रायोजेनिक स्टेज हो गई ये भी, और क्रायोजेनिक स्टेज वहीं डेवलप होगा कहाँ, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर बलियामाला या महेंद्रगिरी। उसके बाद आप इसकी क्षमता देख लीजिए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में वो था कितना ले जा रहा था, 1425 किलोग्राम नहीं, वो ले जा रहा था 1750 किलोग्राम।
सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, ये ले जा रहा है 6000 किलोग्राम। और ऐसे ही जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाएगा 2250 किलोग्राम। लंबाई का भी आप समझ लीजिए, इसमें 3 स्टेज हैं, उसमें 4 स्टेज हैं, तो वो लंबा है उससे, हालांकि लंबाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1 से 1.5 मीटर का ही है। पर डायमीटर, हाँ डायमीटर की बात कर लेते हैं दोनों के। तो डायमीटर आप देखिएगा कि चूंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी ज़्यादा वजन ले जाने की क्षमता है, तो अब सैटेलाइट लंबा लंबा ज़्यादा बनाया नहीं जाता भाई, तो वो तो जो है चौड़ा होता चला जाएगा। तो इसलिए डायमीटर जो है GSLV का ज़्यादा होता है PSLV से। PSLV का डायमीटर नियर अबाउट 2.8 मीटर के आसपास है, जबकि इसका डायमीटर जो है लगभग 5 मीटर्स के आसपास होता है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 6000 किलोग्राम तक ले जा सकता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में 2250 किलोग्राम का सैटेलाइट ये ले जा सकता है। हाँ, तो अब जो है GSLV के फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं। अब इसके बारे में ये याद रखिएगा कि इसकी पहली फ्लाइट जो है, मीन्स पहली बार जो उड़ाया गया 2001 में उड़ाया गया था, और 2014 में जो है अपने खुद के इंजन के साथ उड़ाया गया। उड़ा तो हम लोग GSLV MK1 जो है 2001 से ही रहे हैं, ठीक, पर अपना खुद का इंजन लगा के CE 7.5 ये हम लोगों ने 2014 को उड़ाया। फिर उसके बाद तीसरे रॉकेट की बात कर लेते हैं, जियो सिंक्रोनस। तो ये भी जो है 4th जनरेशन का ही रॉकेट है। इंजन इसमें जो लगता है वो CE-20 है, क्रायोजेनिक इंजन है। ये भी 3 स्टेज व्हीकल है। बस इसमें ये याद रखिएगा आप कि इसके पहले स्टेज में जो है, देखिए हर सबके स्टेज में सॉलिड बूस्टर पहले स्टेज में इस्तेमाल हो ही रहा है। GSLV MK2 में भी इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ 138 टन का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे 2 सॉलिड बूस्टर स्ट्रैप ऑन मोटर्स इस्तेमाल हो रही हैं पहले स्टेज में, और 200 टन की हैं। तो 200 टन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है सॉलिड बूस्टर के लिए। तो ये दुनिया में जो सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें सबसे बड़े सॉलिड बूस्टर्स में से जो है एक बूस्टर्स ये भी हैं, और 204 टन का जो है एक सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वहीं साथ में ही उसी पहले स्टेज में ही लिक्विड 110 ट्विन लिक्विड इंजन कन्फिग्रेशन रहता है, मीन्स जो है 2 इंजन रहते हैं विकास। और तीसरे स्टेज में, तो पहले स्टेज में हो गया क्या, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स S200, दूसरे स्टेज में L110 यानी 110 टन प्रोपेलेंट के साथ में विकास इंजन 2, और उसके बाद में तीसरे स्टेज में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसकी ओवरऑल लेंथ जो है 43.5 मीटर, डायमीटर हम आपको बता चुके 5 मीटर के आसपास रहता है। और ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, 4000 किलोग्राम तक को जो है ये ले जा सकता है। कहाँ? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। जबकि अभी इसके पहले वाला MK2 जो था वो ले जा रहा था 2250 किलोग्राम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। इसके अलावा जो है इसमें पेलोड वगैरह लॉन्च, मतलब पेलोड वगैरह अपलोड करने के लिए जो है कुछ अलग तरीके की फैसिलिटीज़ रहती हैं। देखिए चूंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट यूज़ हो रहा है और हैवी लिफ्ट मास है इसका, तो स्पीड भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ पकड़ता है। तो थर्मल शील्ड वगैरह भी इस्तेमाल की जाती है जिससे पेलोड वगैरह ख़राब ना हो जाए। और इसके बाद आप देखिए कि इसमें एक चीज़ ही ध्यान रखिएगा, देखिए रॉकेट जो है लॉन्च होने के बाद बहुत कम टाइम में ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी टाइमिंग के बारे में इसरो ने बताया है, तो इसरो का कहना यह है कि ओवरऑल 974 सेकंड में जो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचा देता है। और कितने कम सेकंड में देखिए जल जाती है। तो पहली स्टेज जो है वो कहते हैं कि 113 सेकंड पे आकर के जल के ख़त्म हो जाती है, और दूसरी स्टेज जल के ख़त्म होती है 313 सेकंड पे, और जो लास्ट फाइनली 974 सेकंड पे जो है ऑर्बिट में पहुंच जाता है। तो लगभग आप देखेंगे निकाल के तो लगभग 17 मिनट से कुछ कम का ही टाइम लगता है इसमें। तो कभी अगर ऊट पटांग स्टेटमेंट आपसे बना के पूछ भी लिया जाए टाइम को लेके तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसने अभी तक, इसकी खास बात यह है कि इसने अभी तक 6 लॉन्च किए हैं और एक भी फेलियर नहीं है इसका लॉन्च। इसने अभी तक मतलब हमेशा शुरू से ही जो है सक्सेसफुल ही रहा है। बाकी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके जो है पार्शियली फेल भी हुए हैं अभी तक, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी याद रखिएगा। इसके बाद आप देख लीजिए पहले स्टेज में, अब इसकी जो है स्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो जो कोर स्टेज है उसमें विकास इंजन इस्तेमाल होगा L110। फिर उसके बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स S200, 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे हैं और 2 विकास इंजन लगे हुए हैं। और उसके बाद तीसरे स्टेज में जो है वो क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टेज में इसमें लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज़ें पूछी गई हैं पहले, ये याद रखिएगा कि जैसे MK2 में आप देख रहे होंगे कि उसमें स्टार्टिंग में ही सॉलिड बूस्टर इस्तेमाल हो जाता है। इसमें क्या है, GSLV MK3 में पहले लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके बाद सॉलिड प्रोपेलेंट इस्तेमाल हो रहा है,
फिर उसके बाद में क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तीसरी स्टेज क्रायोजेनिक अपर ही होगी। MK3 में आप ध्यान रखेंगे कि पहले लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल हो रहा है, और MK2 में आप याद रखेंगे कि पहले जो है सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, उसकी दूसरी स्टेज में जो है लिक्विड प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है। पेलोड की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 किलोग्राम का सैटेलाइट ले जा सकता है, और 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट ये ले जा सकता है कहाँ, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। साउंडिंग रॉकेट्स की बात करें तो आपको हमने बता दिया कि पहला रॉकेट जो है इंडिया ने 1963 में जो है थुम्बा से लॉन्च किया, जियो मैग्नेटिक इक्वेटर पे पड़ता है, और 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया। मंगाया हुआ था बाहर से 2 रॉकेट जो पहले हम लोगों ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए, एक जो है रशिया से था, एक फ्रांस से था। रशिया जिसे मंगाया था उसका नाम था M100, और जो फ्रांस से मंगाया था उसका नाम था सेंटोर, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने अपना खुद का जो पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया वो 1965 में लॉन्च किया है। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बोला PSLV वो पहला रॉकेट था जिसमें जो है हम लोगों ने लिक्विड स्टेज का इस्तेमाल किया, मीन्स लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया। उसके पहले ASLV और SLV दोनों में हम लोग जो है सॉलिड प्रोपेलेंट्स का ही इस्तेमाल कर रहे थे। और इनका नाम आप देखते होंगे RH-75 और RH-200, RH-560। तो ये 560, 200 ये जो काउंटिंग होती है ये डायमीटर होता है उसका रॉकेट का। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायमीटर को इंडिकेट करने के लिए ये साउंडिंग रॉकेट्स में इस्तेमाल किया था। तो कोई जो है अगर आप देखोगे उसमें कभी जो है जो काउंटिंग होगी वो उसका डायमीटर होगी, वो मिलीमीटर में होगा, ये याद रखिएगा, मीटर में नहीं होगा, ठीक है। और इसके बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि एक दिन में कई सारे साउंडिंग रॉकेट्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं, हालांकि छोटा सा ही स्टेटमेंट है। भारत ने अपना खुद का जो है 1975 में रोहिणी सीरीज को जो है लॉन्च करना स्टार्ट किया सक्सेसफुली। तो 1975 के बाद ही जो कुछ भी साउंडिंग रॉकेट्स के एक्सपेरिमेंट थे वो भारत ने अपने अच्छी तरीके से कंडक्ट किया। हालांकि अपना खुद का रॉकेट जो है 1965 में उड़ा लिया था हम लोगों ने। ऑपरेशनल रॉकेट्स की बात करें साउंडिंग रॉकेट्स में तो इस समय हम लोग जो है हमारे साउंडिंग रॉकेट को 475 किलोमीटर तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कभी जो है साउंडिंग रॉकेट के लिए छोटा मोटा ही किलोमीटर दे दे। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, तो 500 किलोमीटर तक तो हमारा एटमॉस्फेयर है ही। तो स्टार्टिंग में भले ही हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी दूरी तक के ही साउंडिंग रॉकेट ले जा पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो है 475 किलोमीटर तक भी साउंडिंग रॉकेट्स को ले जा सकते हैं। इसके बाद इसकी एक चीज़ याद रखिएगा कि जो है इसने अपनी 100 सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंप्लीट कर ली हैं, और जो 100वां उड़ाया गया साउंडिंग रॉकेट उसका नाम था RH-200, और उसका डायमीटर कितना होगा 200 मिलीमीटर, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। और ये वहीं थुम्बा से ही उड़ाए जाते हैं। और ये चीज़ देखिए नीचे लिखी हुई भी RH-200, RH-300, RH-560 नंबर इन द नेम इंडिकेटिंग द डायमीटर ऑफ द रॉकेट इन मिलीमीटर। SLV की बात करें अगर हम, तो SLV ये जो है इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। सारी सॉलिड ही स्टेज थी, बात हो चुकी है। और देखिए 17 टन को जो है ये 22 मीटर तक ले जा सकता था, या 40 किलोग्राम के पेलोड को जो है लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता था। 17 टन को 22 मीटर, तो 40 किलोग्राम तो 17 टन के मुकाबले बहुत कम हो गया ना, तो इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट तक 40 किलोग्राम। ये स्टेटमेंट भी हम लोगों जो 5 क्वेश्चन की सीरीज चलाते हैं उसमें हमने एक स्टेटमेंट बनाया था ऐसा कि 100 किलोग्राम ले जा सकता, 100 किलोग्राम नहीं ले जा सकता था, ये 40 किलोग्राम को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था। और श्रीहरिकोटा रेंज से 1980 में 18 जुलाई 1980 से इसकी पहली जो है सक्सेसफुल फ्लाइट जब हो गई, तो भारत जो है वो एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फेयरिंग नेशंस का 6वां देश बना था। ये याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम जिनके यहाँ सफलतापूर्वक चल रहे थे, तो भारत जो है ऐसा 6वां देश था जिसने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम में सफलता प्राप्त की थी। और इसने अभी तक जो है टोटल लॉन्चेस 4 किए हैं। वही सिमिलर ASLV के भी साथ है, ASLV ने भी 4 ही लॉन्च कर पाए थे टोटल सैटेलाइट। तो साउंडिंग जो SLV-3 है, SLV-3 से रोहिणी सीरीज के ही सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए, और ASLV जो है उससे उसके थ्रू जो है वो स्ट्रॉस नाम के सैटेलाइट थे, स्ट्रॉस नाम के ही सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए, और 4 ही 4 किए गए, 4 SLV-3 से और 4 ASLV से। और ASLV के साथ भी यही है कि ये भी जो है सारा ऑल सॉलिड प्रोपेलेंट व्हीकल था। पहली बार लिक्विड स्टेज हम लोगों ने PSLV में ही यूज की है। और इसके अलावा आगे आप देखेंगे इसमें इसकी पहली फ़्लाइट जो है 24 मार्च 1987 को की गई थी। और ये सारे स्रॉस जितने थे स्रॉस सैटेलाइट मीन्स याद रखिएगा, मतलब जैसे कभी ASLV का नाम लगा के धोखा देने की कोशिश करें कि इससे हम लोगों ने ये लॉन्च किया वो लॉन्च किया, जबकि आप ध्यान रखिएगा SLV-3 से रोहिणी मतलब रोहिणी के ही सीरीज के सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हम लोगों ने, और ASLV से सारे सैटेलाइट स्रॉस सीरीज के ही लॉन्च किए हैं। इसके अलावा कोई सैटेलाइट कभी आपको लगा के दिया जाए तो धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो HTPB जो फ्यूल है उसका नाम आप देख लीजिए, उसका नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ये नाम है इसका। वैसे तो बहुत कठिन है, ऐसे पूछना नहीं चाहिए कभी, लेकिन फिर भी नाम अगर केवल पर्टिकुलर पूछ ही लें फंसाने के लिए
तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, और ये इसमें जो है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। और उसके बाद जो MMH था, उस MMH का नाम है मोनोमेथिल हाइड्राजीन। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारे लॉन्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। जो लॉन्चर्स अंडर डेवलपमेंट हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। और आगे अभी जो है इसरो के जितने प्रोग्राम्स हैं, जैसे साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, स्कूल्स को लेकर प्रोग्राम हैं, या फिर इंटरनेशनल एंगेजमेंट है, इनके बारे में डिस्कशन करना और बाकी रह गया है। तो इनके बारे में भी हम लोग जो है अभी आगे 1 या 2 वीडियो बना करके और डिस्कस करेंगे। आज ही हमारा जो है 7वां पार्ट है। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप आगे और दूसरे अपने दोस्तों वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, क्योंकि बहुत काम करने के बाद जो है इतनी सटीक जानकारी निकल के आ पाती है। तो इतना धैर्य बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोच लिया था आज मैं इसे कंप्लीट तो करूँगा ही, क्योंकि क्या डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए छोटा करें भी तो क्या फ़ायदा, जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ेगा ही, और जिसे नहीं पढ़ना होगा तो आप खुद भी इसे 2 हिस्सों में करके देख सकते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी वीडियो में अगर मेरी स्पीड आपको धीमी लगती है तो आप स्पीड तो आप खुद ही घटा बढ़ा के देख सकते हो, ऑप्शन रहता है यूट्यूब में आपके पास अपने आप से ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।